हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट पॉइंट पे पॉलिटिकल ऑनर्स के मेन कोर सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी फ़िलहाल चल रही है। तो आज हम एवेल्युएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं करी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से वो क्लासेस अटेंड कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक क्रिया और अध्ययन का विषय है। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी के रूप में भी देखा जाता है और स्टडी के रूप में भी देखा जाता है। जहाँ तक कि क्रिया के रूप में लोक प्रशासन का प्रश्न है वो इतना प्राचीन है जितना ही मनुष्य का सामाजिक जीवन है। कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना प्राचीन है जैसे कि हमारी नॉर्मल सोशल लाइफ है, वैसे ही उतना ही प्राचीन है। विभिन्न सभ्यताओं में लोक प्रशासन ने विभिन्न रूप धारण किए। राजकीय सत्ता के एकीकरण और विस्तार के कारण बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने लगी। जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास होता गया, चेंजेस होते गए और सब चीज़ें आगे बढ़ती गईं, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कर्मचारियों की, वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक अनिवार्य आवश्यक बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों का निर्माण हुआ जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन व्यवस्था का भी विकास हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम 1914 के टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंटरनेशनल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगी, जिस वजह से यूएन जैसी, यूनाइटेड नेशन जैसे संगठन की स्थापना हुई और आगे चलकर इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की भी स्थापना हो गई। प्रशासन का अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से है, वहीं ज्ञान की शाखा के रूप में इसका विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इतनी महत्वपूर्ण क्रिया अपने से संबंधित किसी चिंतन के लिए इतने समय तक नहीं चल सकती। आधुनिक समय में भी राजनीतिक शास्त्र के ग्रंथों में हमें प्रशासन से संबंधित विचार मिलते हैं और वास्तविकता यह है कि लोक प्रशासन शब्दावली का प्रयोग 17वीं शताब्दी के बाद हुआ। इसका मतलब ये है कि प्रशासन अस्तित्व में 1887 के बाद, जब राजनीति सभ्यताओं में विकास हो रहे थे, ये तब आया था। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 1887 के बाद राज्य जब डेवलप हो रहे थे, ये तब आया था अस्तित्व में लोक प्रशासन। तो कुछ विद्वानों ने ये बोला कि ये वास्तविकता में 17वीं शताब्दी में आ चुका था। 1812 में फ्रेंच लेखक हार्डिस जीन बॉनिन ने सिद्धांत पब्लिक प्रिंसिपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक नामक एक विषय की पहली पुस्तक लिखी थी। इसी के साथ फ्रांस में कई और रचनाएं भी प्रकाशित हुई। 1859 में एक पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी के नाम से उल्लेखनीय हुई। फिर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक अमेरिकी विद्वान वुड्रो विल्सन को ही माना जाता है। इस विषय का जन्म 1887 में हुआ, ये मानते हैं। इसके विकास के इतिहास सपाट ना होकर उतराव चढ़ाव का रहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल सीधे सीधे नहीं चलती गई। बहुत सारे चेंजेस, उतार चढ़ाव आते रहे, जिसे निम्नलिखित चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है 1887 से 1926 तक राजनीतिक प्रशासन द्वि विभाजन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूअल पार्टीशन। इसमें यह बताया गया है कि लोक प्रशासन को अध्ययन का एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय वुड्रो विल्सन को जाता है। कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग टॉपिक के रूप में स्थापित किया वुड्रो विल्सन ने। 1887 में प्रकाशित पत्रिका पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में वुड्रो विल्सन द्वारा एक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर लेख लिखा गया। 1887 में एक अखबार प्रकाशित हुआ पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली के नाम से। उसमें वुड्रो विल्सन ने स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर एक लेख लिखा। उसमें उन्होंने ये लिखा कि प्रशासन को राजनीति से अलग करने और एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इस पर बहुत जोर दिया जाए। इसको पॉलिटिकल साइंस से ही अलग कर दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेट जो है एक अलग टॉपिक बना दिया जाए, इनफैक्ट एक अलग सब्जेक्ट बना दिया जाए। उनके अनुसार कानून का क्रियान्वयन से प्रशासन घनिष्ठ रूप में संबंधित है। फ्रैंक जे गुडनाव ने 1900 में प्रकाशित अपनी एक पुस्तक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में वुड्रो विल्सन के मत का समर्थन किया। उन्होंने ये बोला कि नीति और राज्यों की इच्छा के प्रकटीकरण को राजनीतिक का आधार माना जाए और दूसरी ओर राज्य की उन नीतियों का क्रियान्वयन करने का कार्य लोक प्रशासन को ही स्थापित करना चाहिए। उनके अनुसार नीति निर्माण का कार्य जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। जो जनता एडमिनिस्ट्रेट को चुनेगी वो ही नीति निर्माण का कार्य करेगी। दूसरा चरण जो है हमारा 1927 से 1937 तक चला।
इसे प्रशासनिक सिद्धांत पर बल, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव का नाम दिया गया। इस चरण में ये बताया गया कि प्रशासन के मुख्य सिद्धांत होते हैं जिनकी खोज करना, उनका समर्थन करना विद्वानों का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि प्रशासन के कुछ पर्सपेक्टिव हैं जिनको जानना, समझना, समझाना विद्वानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन में लोक की महत्ता कम हो गई और ये दक्षता पर केंद्रित हो गया। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक वर्ड की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत कम हो गई और ये क्वालिफिकेशन पर डिपेंड हो गया। अमेरिका में आई बहुत भारी मंदी की से इस विकास में बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। वुड्रो विल्सन जैसे विद्वानों ने राजनीतिक प्रशासन द्यू विभाग के संवैधानिक विधान पर बहुत बल दिया। उन्होंने अब भी यही बोलते रहे कि एडमिनिस्ट्रेट को पॉलिटिकल साइंस से अलग किया जाए। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाली रचनाओं में उल्लेखनीय नाम जेम्स और एलन द्वारा लिखित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हेनरी फ्योल द्वारा लिखी पुस्तक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। गुलिक और उर्विक ने लिखी पेपर ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा चरण हमारा 1938 से 1946 तक चला। प्रशासनिक सिद्धांत को चुनौती, चैलेंजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव्स। इस तीसरे चरण को मैकेनिकल पर्सपेक्टिव के वजह से माना जाता है कि मैकेनिकल पर्सपेक्टिव, इस चरण में प्रशासन के यथाकथित सिद्धांतों को चुनौती दी गई और इन्हें कहावतों की संख्या दे दी गई। कि मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कहावत है। उन्होंने ये बोला, लोक प्रशासन की मुख्य धारा में पहला अवधारणात्मक परिवर्तन 1938 में चेस्टर बनॉर्ड द्वारा लिखित रचना द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव द्वारा किया गया था। बनॉर्ड ने संगठनात्मक विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी और बिहेवियर पर आधारित हो, इन पर बल दिया था। राजनीति और प्रशासन का द्वि विभाग नहीं हो सकता। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मूल्य रहित प्रशासन वास्तव में मूल्य आधारित राजनीति है। हर्बर्ट साइमन की कृति एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में लोक प्रशासन के वैज्ञानिक विश्लेषण की महत्ता को रेखांकित किया गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस के रूप में है, ये बताया है। साइमन का तर्क था कि वे अवैज्ञानिक तरीके से प्रयोग में लाए जा रहे हैं और कहावतों से अधिक कुछ और नहीं है। उन्होंने राजनीतिक प्रशासन द्वि विभाग को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ये बोला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस से अलग हो ही नहीं सकती। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ने लोक प्रशासन में वैज्ञानिक स्वरूप को लागू किया और इस पर मुख्य जोर नीति निर्माण की प्रक्रिया पर जारी कर दी। अब हम चौथा चरण देखते हैं। 1948 से 1970 तक चला। आंतरिक अनुशासन पर बल, पावर ऑफ इंटरनल डिसिप्लिन। ये चरण युद्धोपरांत विकास और परिवर्तन की प्रकृति से संबंधित था, जो कि लोक प्रशासन से सिद्धांत और व्यवहार दोनों में हुआ था। ये चरण युद्ध से पहले डेवलपमेंट और जो चेंजेस हुए थे उनके नेचर से रिलेटेड था और लोक प्रशासन के पर्सपेक्टिव और उनके बिहेवियर दोनों में हुआ था। इस चरण को ही लोक प्रशासन के इतिहास में सबसे ज़्यादा संकटकालीन चरण माना जाता है कि इस चौथे चरण में ही सबसे ज़्यादा संकट आए, चेंजेस हुए, इम्प्लीमेंट्स हुए, चुनौतियाँ आई, चैलेंजेस आए, बहुत कुछ इसी चरण में हुआ। हर्बर्ट साइमन की आलोचना के फलस्वरूप सिद्धांतवादी विचारधारा अविश्वसनीय प्रतीत होने लगे। जो हर्बर्ट साइमन ने हमारे तीसरे चरण में आलोचना की थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस से अलग किया ही नहीं जा सकता, उससे सिद्धांतवादी विचारधारा जो थी बहुत अविश्वसनीय होने लगी थी और लोक प्रशासन का स्वरूप ही सदैव सपाट हो गया। और इसके बाद विवाद प्रारंभ होने लगे कि मतलब काफ़ी सारे विद्वानों में बहुत सारी आलोचनाएं बढ़ गई, उन लोगों में लड़ाइयाँ बढ़ गई, विवाद बढ़ गए कि नहीं इसको इसमें ऐड करना चाहिए, इसको इसमें ऐड नहीं करना चाहिए। राजनीतिक शास्त्र में लोक प्रशासन का जितना महत्व पहले था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि कुछ विद्वानों ने राजनीतिक शास्त्र का रास्ता अपना लिया था, कुछ ने एडमिनिस्ट्रेट का। राजनीतिक शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस। लोक प्रशासन को एक विकल्प ढूंढना पड़ा और ये विकल्प था एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का। लोक प्रशासन, व्यापार प्रबंध दोनों ने मिलकर प्रशासनिक विज्ञान की नींव स्थापित करी। 1960 और 70 के मध्य लोक प्रशासन से संबंधित केवल 4% निबंध ही प्रमुख राजनीतिक साइंस जर्नलों में प्रकाशित हुए कि अगर 100% निबंध बनाए जाते थे तो उनमें से सिर्फ 4% निबंध ही पढ़े जाते थे और उनके बारे में जाना जाता था, बाकी सारे ऐसे ही वेस्ट होते थे। इस समय कुछ और प्रशासनवादियों ने प्रबंध के क्षेत्र और विकल्प की तलाश शुरू कर दी थी।
इनमें लोक प्रशासन के लोक शब्द पर अधिक सूक्ष्मता से विश्लेषण करने पर विवश कर दिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पब्लिक वर्ड है उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान दो। इसके साथ साथ 1952 में तुलनात्मक लोक प्रशासन एक अलग विषय बन गया, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग टॉपिक बन गया। फिर 1955 और 68 में विकास प्रशासन और लोक प्रशासन नए विषयों के रूप में स्थापित हो गए और संगठन सिद्धांत, प्रबंध विज्ञान जैसे शब्द लोकप्रिय हो चुके थे। 1960 के दशक में संगठन के अध्ययन ने जो स्थान निर्मित कर लिया था उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बनने लगे थे विद्वानों के, और संगठन सिद्धांत के निर्माता अब महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे निर्णय करने की प्रक्रिया, ह्यूमन डिसीजन जो है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही है, तर्कसंगता है, इन सब पर निबंध लिखने लगे थे और संगठन की धारणा ने लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में विज्ञान में स्थान दे दिया था। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट 5वां चरण 1970 के उपरांत न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1970 में अमेरिका में द नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना से न सिर्फ लोक प्रशासनवादियों को एक प्रमुख सफलता मिली बल्कि इनमें आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो गई। कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमेरिकी विद्वान वुडरो विल्सन ने ही 1887 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड की खोज की थी। इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन, इसकी शब्दावली, सब कुछ उन्होंने ही निकाला। तो सबसे पहले 1970 में अमेरिका में ही नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नाम से एक स्कूल खोला गया और उस वजह से लोक प्रशासनवादी जो थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट को मानने वाले, उन लोगों को बहुत सफलता मिली, बहुत आगे गए और उनके जो आत्मविश्वास था उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इसके लोक प्रशासन अध्ययन की एक पृथक स्वतंत्र विषय के रूप में, इस वजह से लोक प्रशासन एक प्रथम और एक अलग विषय के रूप में, टॉपिक के रूप में आगे बढ़ा। साइमन ने पहले भविष्यवाणी की थी कि लोक प्रशासन स्वतंत्र विषय के रूप में महत्व विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित होने लगा। अभी भी इसे प्रशासन के एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में नहीं देखा जाता। इस समय में लोक प्रशासन में शिक्षण की नई विधि और तकनीकों का समावेश है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अभी भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज और कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाना है, उस सब के बारे में बातें चलती रहती हैं, सब कुछ होता रहता है। जैसा कि अभी आपने चौथे चरण में पीछे देखा कि कितनी उथल पुथल हुई, परिवर्तन हुए, चेंजेस हुए, चैलेंजेस हुए, सब कुछ हुए। उस वजह से इस चरण में काफ़ी सारे फायदे भी हुए। इस चरण में आई परेशानियों, चुनौतियों जो भी थी, चैलेंजेस जो थे, लोक प्रशासन ने सफलतापूर्वक उनका सामना किया और उनके सामने डटे रहे, उनसे लड़े और उनसे हार नहीं मानी। इस विषय के क्षेत्र में अनेक शास्त्रों के विज्ञान आए और इनकी सेवा में लग गए, जैसे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, ह्यूमन साइंस, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, शासन के विज्ञान लोक प्रशासन में रुचि लेने लगे। ये लोग जैसा कि पीछे आप लोगों ने देखा कि बीच में चौथे चरण में इसके बहुत सारे आलोचक आ गए थे, कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था, निबंध छपते थे तो कोई भी नहीं पढ़ता था, सब वेस्ट जाते थे। लेकिन जैसे जैसे 5वां चरण आया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, तब इतने सारे लोगों ने इसमें रुचि लेना शुरू कर दिया। इन सब के अलावा अंतर्विषयी इंटरडिसिप्लिनरी बन गया लोक प्रशासन। समाजशास्त्रों के सबसे अधिक अंतर्विषय लोक प्रशासन ही है। विकास प्रशासन और तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय भी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पीछे उदय हुआ, आप लोगों ने जो अभी पढ़ा है, उन सब में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन फिर भी इसका उदय हो गया। अभी तक लोक प्रशासन से संबंधित सभी कार्य पश्चिमी देशों, अमेरिका में ही हुए हैं, किंतु अन्य महाद्वीपों में इसके संबंध में शोध कार्यों का होना अपेक्षित था। ये प्रक्रिया कालांतर में संपन्न हुई और लोक प्रशासन इससे ज़्यादा अलंकृत बन गया। सो हमारे ये सारे चरण यहाँ ख़त्म होते हैं और आप लोगों को मैं अगेन याद दिला दूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन हमारी फर्स्ट यूनिट है। उसमें हम मीनिंग, डायमेंशन और सिग्निफिकेंस पढ़ चुके हैं, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हमने वैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा। इन सब के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी क्लास अटेंड नहीं करी है तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इनकी क्लासेस अटेंड करें और अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। सो नेक्स्ट क्लास हमारी 17 अक्टूबर सैटरडे को होगी। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी जो हमने पीछे क्लासेस करी हैं उन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।